अगर लोन लेना है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो? जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो हम दिमाग में ये सोच रख के काम करते हैं कि कोई खुशी से लोन मांगने नहीं आता। मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का टोटल बजट कितना होता है महाराष्ट्र के लिए? इसमें 95 फंडिंग दिल्ली से आता है। एनएमडीसी नेशनल माइनॉरिटीज एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो दिल्ली का है, केंद्र सरकार का, वहाँ से 95% फंडिंग आता है। 5% इसमें स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। किसी स्टूडेंट को के पास पैसे नहीं है और वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसे कितनी मैक्स टू मैक्स कितनी फीस के लिए आप कितना लोन दे सकते हैं? 5 लाख से लेके तो 30 लाख तक हायर एजुकेशन को देते हैं। आज के हमारे गेस्ट थे ज़हीर शेख। ज़हीर शेख से मुलाकात के दौरान हमने जानने की कोशिश की कि मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन का आखिर मकसद क्या है, कैसे स्टूडेंट्स एजुकेशन और कैसे बिजनेसमैन एक बिजनेस लोन हासिल कर सकता है, लोन दिए जाने की क्या लिमिटेशंस है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर ज़रूरी है। कि एजुकेशन लोन हासिल करने के वास्ते बोगस डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। बात साल 2000 की है, जब महाराष्ट्र में कांग्रेस की सत्ता हुआ करती थी और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख थे। और उनसे पहले साल 2000 से पहले और साल 2000 के बाद कई सारी ऐसी रिकमेंडेशन कमेटियों ने इस बात को रिकमेंड किया कि अगर महाराष्ट्र में मुसलमानों की हालात को बेहतर करना है तो इन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना होगा। कई कमेटीज ने तो मुसलमानों के रिजर्वेशंस की तक बात की। इस हालात को और इन रिकमेंडेशंस को देखते हुए महाराष्ट्र के उस वक्त के चीफ मिनिस्टर विलासराव देशमुख ने एक फैसला लिया था कि वो एक ऐसा फाइनेंशियल कॉरपोरेशन बनाएंगे जिसके तहत मुस्लिम यूथ को उनकी अपनी एजुकेशन के लिए और उनके अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए या बिजनेस को शुरू करने के लिए उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाएगा। और उन्हीं की कोशिशों के बाद मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया था। साल 2000 में मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन का क़याम अमल में आया और उसके बाद से लेके आज तक सैकड़ों स्टूडेंट्स ने इस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से मदद लेते हुए अपना करियर बनाया। इसी दौरान इस कॉरपोरेशन में एक ऐसे शख्स की एंट्री होती है जो बहैसियत ऑफिसर वहां पर ज्वाइन होता है, जिसका अपना खुद बैकग्राउंड बहुत मुश्किलों भरा रहा है और उसने अपनी कोशिशों के बाद इस मकाम पे पहुंचा कि वो इस कॉरपोरेशन में एरिया डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की हैसियत से रुजू होता है। और अपने रुजू होने के बाद अपनी पोस्ट हासिल करने के बाद सैकड़ों स्टूडेंट्स को एजुकेशन लोन प्रोवाइड करने का एक अहम सोर्स बनता है। मेरी मुराद ज़हीर शेख साहब से है, जिनका ताल्लुक औरंगाबाद से है। मैं आज ये पॉडकास्ट इसलिए बना रहा हूँ ताकि ये उन स्टूडेंट्स के काम आए जो चाहते तो है कि हम अपना एजुकेशन कंप्लीट करें, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपने फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से अपनी तालीम मुकम्मल नहीं कर पाते। हो सकता है कि ये पॉडकास्ट और ज़हीर शेख साहब से की गई ये गुफ्तगू उनके लिए कारामद साबित हो और वो इस फाइनेंशियल कॉरपोरेशन से फ़ायदा उठाते हुए अपने एजुकेशन को कंप्लीट करे और एक अच्छा करियर बना सके। तो आइए सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं ज़हीर शेख साहब से। ज़हीर साहब, आपका एशिया एक्सप्रेस के इस पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। सर, ये बताइए सबसे पहले कि आप इस कॉरपोरेशन से कब जुड़े? अ, मैं 2015 में ज्वाइन हुआ हूँ एज अ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बोल के, और मेरे पास अभी डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का चार्ज है। ओके, तो जब आप कॉरपोरेशन ज्वाइन करने वाले थे फाइनेंशियल का और मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉरपोरेशन आप ज्वाइन करने वाले थे, उससे पहले आप क्या करते थे? क्या आपकी हिस्ट्री है या पहले से आपने सोच रखा था कि मैं सरकारी नौकरी ही करूँगा? ईयर 2000 में मैं 10th पास हुआ हूँ। जब मेरा पहला जॉब जो सुविधारी गेस्ट हाउस है, वहाँ मैं रूम बॉय बोल के ज्वाइन हुआ था। वहाँ की अच्छा। देख रेख करना, साफ सफाई करना, एक पहला मेरा जॉब था। उसके बाद में फिर मैं होटल क्लासिक बोल के है इधर जालना रोड पे, वहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट बोल के जॉब किया। उसके बाद सेतु सुविधा केंद्र जो है कलेक्टर ऑफिस में, वहाँ पर डेटा एंट्री ऑपरेटर बोल के एज ए क्लर्क बोल के मैं वहाँ काम करता था वहाँ पर। तो उस दौरान मैंने महामंडल की ऐड देखी थी पेपर में, क्या उनको डिस्ट्रिक्ट मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर चाहिए। तो उस एडवाइस के तहत मैं अप्लाई किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं रिटर्न एग्ज़ाम दे के वहाँ पे आज मैं जॉइन हुआ हूँ। ये खुद अपने आप में एक मिसाल है कि ज़हीर साहब एक रूम बॉय की हैसियत से यहाँ के गवर्नमेंट गेस्ट हाउस में काम करते थे। ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ कैमरा जब इनसे बातचीत हो रही थी तो ये भी बताया कि कई मर्तबा इन्हें झाड़ू पोछा तक उस रूम में लगाना पड़ता था, लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और अपनी तालीम को मुकम्मल किया और आज एक अहम मुकाम पर है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक ऐसे मकाम पर बिठाया है कि आज ये अपनी गरीबी के तहत ये अपने पास्ट में अपने माजी में उठाई गई मुश्किलों को देखते हुए अब कई सारे स्टूडेंट्स की ज़िंदगी को आसान बनाने का एक अहम ज़रिया है।
बहुत एक मोटिवेशनल स्टोरी है कि आप खुद एक रूम बॉय की हैसियत से आपने काम किया, एज़ ए रिसेप्शनिस्ट आपने काम किया। फिर आप जो है तो सेतु सुविधा केंद्र में रहे और अब माशाल्लाह आप एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हैं एक बहुत बड़े कॉर्पोरेशन के, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन के। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा ये पिछले 10-11 साल का, 12 साल का? एक्चुअली सर मेरी जब 10th पास हुआ था तो जब से ख्वाहिश थी कि मैं पब्लिक सेक्टर में काम करूं और जो है जो परेशान और जो एकदम इकोनॉमिक कंडीशन में जो वीक रहते हैं उनके लिए कुछ ना कुछ मैं करते हूँ करके एक बचपन से अपनी ख्वाहिश थी। तो उसके तहत अपने सेतु सुविधा केंद्र में भी माशाल्लाह से वहाँ पर जो उत्पन्न रहवासी कास्ट सर्टिफिकेट, राशन कार्ड बना के देना, जो वो लोग अलग-अलग स्कीम का फ़ायदा लेने के लिए आते थे, तो उनको वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना, उनको वो गाइडेंस करना। तो ये स्टार्टिंग से मेरा यही काम रहा पब्लिक सेक्टर में। मौलाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन का टोटल बजट कितना होता है महाराष्ट्र के लिए? और अभी क्या कितना बजट है? हाँ, पहले नवाब मलिक साहब थे मिनिस्टर हमारे, तो उन्होंने एक 500 करोड़ था तो उन्होंने 700 करोड़ किए। उसके बाद में माननीय अब्दुल सत्तार साहब जब मिनिस्टर बने उन्होंने उसको 1000 करोड़ किया है। तो ये जो 1000 करोड़ रुपए कॉर्पोरेशन को मिलते हैं, तो ये पूरी स्टेट गवर्नमेंट देती है या सेंट्रल गवर्नमेंट से भी आता है? इसमें 95 फंडिंग दिल्ली से आता है। एनएमडीसी नेशनल माइनॉरिटीज एंड फाइनेंशियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो दिल्ली का है केंद्र सरकार का, वहाँ से 95% फंडिंग आता है, 5% में स्टेट गवर्नमेंट का रोल रहता है। अच्छा, लेकिन आपको ये जब फंड्स आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो क्या ये रीजनल वाइज़, डिस्ट्रिक्ट वाइज़ डिवाइड होता है या ऐसा कुछ नहीं होता है? नहीं, मेरिट के बेस पे जैसे एप्लीकेशन आते हैं, अभी फॉर एग्जांपल कुछ बिजनेस लोन स्कीम चालू किया है, तो उसमें मेरिट के बेस पे जो फाइल्स आते हैं, तो फाइल्स के हिसाब से बजट देते हैं डिस्ट्रिक्ट को, हर डिस्ट्रिक्ट को। रीजनल वाइज़ नहीं रहता उसमें ऐसा। ये बताइए कि अगर किसी स्टूडेंट को के पास पैसे नहीं हैं और वो पढ़ना चाहता है, तो आप उसे कितनी मैक्स टू मैक्स कितनी फीस के लिए आप कितना लोन दे सकते हैं? पहली बात तो जब हम ऑफिस में काम करते हैं, तो हम दिमाग में ये सोच रख के काम करते हैं कि कोई खुशी से लोन माँगने नहीं आता। वो किसी न किसी मजबूरी के तहत वो लोन माँगने आता है। तो और उसमें जो है हम एजुकेशन लोन में हमारे पास 2 स्कीम है। एक जो है स्टेट गवर्नमेंट की है, उसमें हम 5 लाख तक देते हैं, यानी कि कोई स्टूडेंट को माइनर्स की जो मुस्लिम, जैन, सिख, पारसी, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन ये कास्ट के जो स्टूडेंट रहेंगे, उनको अगर कुछ वोकेशनल कोर्सेज़ करना है जिसको व्यावसायिक अभ्यासक्रम बोलते हैं, जैसे कि डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री, फॉर एग्जांपल अपन ले लो डिप्लोमा इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट स्टडीज़, ऑल टेक्निकल जो कोर्सेज़ है, हुँ। मेडिकल कोर्सेज़ है, फार्मासिस्ट है, ऐसे जो स्टूडेंट है जिसको 5 लाख के अंदर स्टेट गवर्नमेंट से हम फंडिंग एजुकेशन लोन बोल के देते हैं 3% से। और एक स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है वहाँ से जो हमको फंड आता है उसमें हम 5 लाख से लेके तो 30 लाख तक हायर एजुकेशन को देते हैं, यानी 30 लाख रुपए तक लोन 30 देते हैं लाख आप? तक का उसका प्रावधान है उसमें। थोड़ा अभी फिलहाल में फंडिंग नहीं होने के ऐसे कितने स्टूडेंट्स को आपने अभी तक 30 लाख रुपए तक का लोन दिया है पढ़ाई के लिए? अभी अब्रॉड की स्कीम अपने पास जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है अपने पास 42 एप्लीकेशन आए थे, 30 लोगों को अपन ने 1 करोड़ 44 लाख डिसबर्स किया है अकाउंट में। वो बच्चे उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान और लंदन में ऐसे अब्रॉड में वो एमबीबीएस, एमडी का हायर स्टडीज़ ले रहे हैं। तो ये 30 लाख रुपए वन टाइम देते हैं या इंस्टॉलमेंट में देते नहीं, हैं? नहीं, ये ईयर वाइज़ होता है। आपके जो कॉलेज का जो फीस स्ट्रक्चर रहता है, आपको ओके। हर साल कितना खर्चा आ रहा है, कॉलेज से हाँ। हम फीस स्ट्रक्चर लेते हैं, उनका बोनाफाइड लेते हैं, उनका डॉक्यूमेंट लेते हैं, फिर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं, वो एलिजिबल है, एलिजिबल नहीं है, वो वेरीफाई करते हैं, फिर उसके बाद में ये नेक्स्ट प्रोसेस पूरा ये डिसबर्स का होता है और ये ईयर वाइज़ उनके अकाउंट में बच्चों के पैसे ही आते हैं। तो बच्चों के अकाउंट में जाते हैं कि कॉलेज के नहीं, अकाउंट में? स्टूडेंट के अकाउंट में देते हैं। ओके। जी। और दूसरी जो स्कीम है वो? दूसरी जो स्कीम है वो स्टेट गवर्नमेंट के 5 लाख तक है, वो अपन जो है इंडिया में बच्चे पढ़ रहे हैं उनको 5 लाख तक उसमें इसके देते लिए हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या है आपके? उसमें आपको कॉलेज से बोनाफाइड ले लेंगे, फीस स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा, कितना खर्चा आ रहा है आपको, और उसमें एक आपका बैंक अकाउंट हो गया, जो राशन कार्ड या नेसेसरी डॉक्यूमेंट जो है आपके वो। उसके बाद में हम श्योरिटी बोल के, यानी कि रिकवरी उसमें होना चाहिए अच्छी तरीके से, उसके लिए श्योरिटी बोल के एक गारंटर लेते हैं। वो गारंटर आप एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट दे सकते हैं कोई भी, आपके रिश्तेदार में, दोस्त में, अहबाब में, गवर्नमेंट सर्वेंट, या आप आपके खुद की ज़मीन, खेत की ज़मीन हो गई, या खुद का जो प्रॉपर्टी कार्ड है, पीआर कार्ड होगा, खुद का घर होगा, वो हमारे पास आप उसके डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, लोन हासिल कर सकते हैं। अच्छा, यही कन्फ्यूज़न था मुझे भी कि अगर लोन लेना है तो क्या ये ज़रूरी है कि उसके पास प्रॉपर्टी हो? ज़ाहिर-सी बात है अगर उसके पास प्रॉपर्टी हो तो फिर वो आपके पास लोन लेने क्यों आएगा? तो फिर इसकी दूसरी कंडीशन क्या है? अगर किसी के पास प्रॉपर्टी नहीं है, तो फिर वो किस बेस पे आपसे लोन माँगने के लिए आए?
तो इसके लिए यही बहुत सारे मुआशरे में अपने जो है और बहुत जो स्टूडेंट आते हैं उनके फादर्स आते हैं, उनकी रिक्वेस्ट रहती है कि सर हमारे पास गारंटर नहीं है, क्या करना चाहिए। तो उसमें 4 ऑप्शन है। एक तो आप गवर्नमेंट सर्वेंट गारंटर दीजिए कोई भी आपके रिश्तेदार में, या खुद का 7/12 दीजिए, नहीं तो किसी का होगा उसका 7/12 दीजिए, या पीआर कार्ड दीजिए, या आपका नंबर 8 होगा घर का, वो भी चलता है उसको। ऐसे 4 ऑप्शन अच्छा, उसमें किसी और की प्रॉपर्टी भी अटैच करके दे सकते हैं? दे सकते हैं जी। ओके। तो अंदाज़न आपने अभी तक के कितने स्टूडेंट्स को स्टेट लेवल की जो स्कीम है आपकी 5 लाख रुपए की, तो आप बता सकते हैं कि अंदाज़न कितने स्टूडेंट्स ने अभी तक नहीं, इसका स्टेट फ़ायदा लेवल उठाया? का डिटेल मैं औरंगाबाद का बता सकता औरंगाबाद की? हूँ। औरंगाबाद का सर अपने पास में कुल 2650 फॉर्म आए थे। अच्छा। अभी तक मैं आपको 14 एकेडमिक ईयर 14-15 से लेके 24-25 तक का मैं आपको फिगर बता रहा हूँ कि ये 2650 तक है। अपने 2500 बच्चों को तकरीबन 21 करोड़ 10 लाख तक अमाउंट अभी तक डिसबर्स किया है। तो 2600 बच्चों में से 2500 बच्चों को आप दे चुके हैं? हाँ, एजुकेशन लोन हमने दिया है माशाल्लाह से, और वो बच्चे डिप्लोमा, डिग्री, एमबीए, एमसीए, इंजीनियरिंग ऐसा करके अल्हम्दुलिल्लाह आज सक्सेस स्टोरी है। आज वो महाराष्ट्र के अलग-अलग ज़िले में और देश के अलग-अलग ज़िले में या अब्रॉड में भी कुछ बच्चे यमन, कतर में भी सेटल हुए जो हमारे पास एजुकेशन लोन ली, जिसने इंजीनियरिंग किया, माशाल्लाह। एमएमएस किया, मास्टर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, एमबीए, माशाल्लाह। एमसीए ऐसे बड़े हायर स्टडीज़ में एजुकेशन हासिल करके उन्होंने लोन लिया। माशाल्लाह से वो सक्सेस स्टोरी, वो आज जॉब कर रहे हैं। अपनी रीपेमेंट का क्या शेड्यूल होता है? एजुकेशन में जो हमारी रिकवरी माशाल्लाह अच्छी है। बच्चे थोड़ा स्टूडेंट होने की वजह से प्रॉपर एजुकेशन लोन भरते रहते हैं, और हमारा फॉलोअप रहता है। उनको फ़ोन कॉल्स रहते हैं, उनको कभी नोटिस नहीं, हर भेजते हैं। मंथली इंस्टॉलमेंट होता है या क्या इस आप तरीका क्या? रिकवरी का स्टूडेंट में बच्चों का जो है हम 5 इयर्स का टाइम देते हैं, उसमें टाइम पीरियड है। उसमें क्वार्टरली उनका रिकवरी का इंस्टॉलमेंट रहता है। 3 महीने में एक बार उनका ओके। 3% से एजुकेशन लोन हम रीपे लेते हैं उनसे। ओके, तो ये मतलब एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद रिकवरी शुरू होती है या बिफोर दौरान एजुकेशन में? फॉर एग्जांपल एमबीबीएस जो है 5 साल का है। हाँ। अब वो बच्चा 2021 में एडमिशन लिया, 2028 में उसका पढ़ाई खत्म हो रहा। 2026 में? जी हाँ, हुँ। 2026 में 5 साल के बाद। जी। 2026 में तो 2027 के जनवरी से उसका रिकवरी चालू होगी, यानी कि उसकी पढ़ाई खत्म होने के बाद। अच्छा। पढ़ाई खत्म होने के बाद फिर वहाँ से 5 इयर्स का टाइम देते हैं। 3 महीने में क्वार्टरली एक इंस्टॉलमेंट रहता है 3% से। अच्छा, तो अभी रिकवरी रेट क्या है? क्या बच्चे दे रहे हैं आपको अभी रिटर्न? सर देखिए, एजुकेशन का हमारी बैक अभी अप्रैल, मई, जून ये 3 महीने का मेरे पास 11 लाख वसूली है एजुकेशन में माशाल्लाह से। 3 महीने में? जी हाँ। माशाल्लाह। और बिज़नेस लोन में भी हमने अभी जो स्कीम चालू हुई थी क्या, जो एकेडमिक ईयर 2023 है, 2023 जो है उसमें हमने तकरीबन 312 लोगों को 11 करोड़ 10 लाख रुपए डिसबर्स किया है। अच्छा। उसमें ये बैक क्वार्टरली 3 इयर्स का मेरे पास 19 लाख रुपए वसूली है। पिछले 3 महीने में आपने 19 लाख रुपए वसूल किए। अच्छा, एक टेक्निकल क्वेश्चन ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के फिलहाल एप्लीकेशंस तो है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट से फंड फिलहाल नहीं है। जी, आने वाले दिनों में आ सकते आ हैं। सकता है लेकिन इंशाल्लाह। अब किसी स्टूडेंट को ज़रूरत है और उसकी फीस जो है तो 3 लाख रुपए साल की है। उसको सिर्फ़ आपसे 1 लाख रुपए साल की मदद चाहिए। तो क्या आप उसको उसकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना देते हैं या फिर पूरी फीस भी दे सकते हैं हम? अभी फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम में पैसा नहीं है, तो हम स्टेट गवर्नमेंट के 5 लाख में से उनको अलाउ कर रहे हैं। जितना हो जी, सकता है आप जी देते हाँ, हैं। अपना हाँ। ये अगर कोई 25 लाख की फाइल डाल रहा है लेकिन आपके पास 5 लाख वाली स्कीम में अभी प्रोविजन है, जी, तो आप उसको 5 लाख में 5 लाख बोलते दे हैं कि रहे हम हैं। इतना दे सकते जी, हैं दे आपको। सकते, दे सकते। लेकिन ओके। अब्रॉड में नहीं देंगे, इंडिया में दे रहे हैं। इंडिया में हाँ जी, देंगे। हाँ। अभी मेरे पास परसों के दिन एक केस आया था, वो बच्चा फिजियोथेरेपी कर रहा, ओके। वो उसको 7.5 लाख रुपए लग रहे हैं। ओके। तो वो 5 लाख के अबव गया तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम में चले गया। जी। तो हमने उनको रिक्वेस्ट करें, बेटा आप ये 5 लाख में आप ये जो है स्टेट हाँ। गवर्नमेंट ने अप्लाई कर दो, ये 5 लाख आपको दिला देंगे। बाद में फिर अच्छा। इंशाल्लाह कभी बढ़ गया, स्कीम में पैसा आ गया तो आपको हम इंक्रीज बढ़ा के दे देंगे उसमें। इसकी कोई फीस वगैरह लेते हैं आप लोग? नहीं, नहीं, फीस नहीं है, ऑनलाइन रहता, ऑनलाइन वेबसाइट रहती है, ऑनलाइन वेबसाइट पे फॉर्म भरना पड़ता है आपको, और 3 कॉपी में सबमिट करना पड़ता है। लोन हासिल करने के लिए कई सारे एजेंट, कई सारे ब्रोकर्स फील्ड में बहुत एक्टिव रहते हैं और आपके पास भी ऐसे कई सारे लोग आते होंगे। क्या ये सही है और क्या आप भी उन ब्रोकर्स के ज़रिए ही काम करते हैं? नहीं, अपने पास मैं जब नया-नया जॉइन हुआ, तो जब अपने पास थेट कर्ज योजना थी, बिज़नेस लोन में दिए थे अपन ने, तो वो योजना जो है उसमें जो
बिजनेस करना चाहते हैं तो उनको 40,000 तो डायरेक्ट एनएफटी अकाउंट में करने का बिजनेस लोन देने का एक संचालक मंडल ने ठहराव लिया था। उस तहत में गारंटर बोल के एक 100 रुपये की बॉन्ड के ऊपर कोई भी गारंटर उससे बन सकता। वो अच्छा। स्कीम में अपने पास 1917 फाइल आए थे जब मैं कुछ ज्वाइन होकर 5 ही महीने हुए थे। तो उस दौरान ब्रोकरशिप तो वो तो उफान पे थी। तो हमने जो है ऐसा उसमें फाइनल किया था कि जिसकी फाइल है, फाइल पे फोटो देख के उससे फाइल लेना, उससे इंटरटेन करना, उससे आगे की इन्फॉर्मेशन उसको देते रहना टाइम टू टाइम। तो उसमें प्रेशर ऐसा बनाया गया ब्रोकर की तरफ से कि आप ऐसा मत करो, वैसा मत करो, तुम इतने लो उतने लो। मतलब मैं नहीं, जिसकी फाइल है हम उसको इंटरटेन करेंगे, उसको फ़ायदा मिलना चाहिए। तो बहुत सारे थ्रेट आए, हमको धमकियाँ आए, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। तो जबकि अपने पास जो पुलिस कमिश्नर थे, सीपी साहब थे, अमितेश कुमार साहब, उनको मैं मिला, सर ऐसा ऐसा है, ये काम नहीं करने दे रहे, थोड़ा तकलीफ हो रही। जो अपने पास जो कल्याणकारी स्कीम्स है, जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है माइनॉरिटीज़ का, उसके तहत हम काम करते हैं, इतना फ़ायदा पहुंचाते हैं। लेकिन ये ब्रोकरशिप डायरेक्ट वहाँ पर जो है 50-50% बोलते हैं लोगों को कि भाई आप आधा दो, मैं करा के लाता हूँ। वहाँ पर मेरी पहचान आते हैं डिस्ट्रिक्ट में, हेड ऑफिस में। तो ऐसा लोगों को जो है तो वो मिसगाइड करके पैसे लेते हैं। तो मैं इसमें आप ज़रा कार्रवाई कीजिए। तो अमितेश कुमार साहब ने एक हमने इंफॉर्मेशन देने के बाद एक 6 लोगों के ऊपर उन्होंने कार्रवाई करे थे कि आप उस प्रेमिसेस में 2 किलोमीटर तक फिरना नहीं। ओहो! उन पर पाबंदी लगी थी। पाबंदी लगाई, 2 किलोमीटर तक फिरना नहीं करके हमने उसमें एक्शन ली कड़क। उसके बाद में, उसके 6 महीने के बाद में अपने पास एजुकेशन लोन में हाँ, मैं यही पूछना चाह रहा था कि मेरे भी इल्म में कुछ बातें आई थी कि एजुकेशन लोन हासिल करने के वास्ते बोगस डॉक्यूमेंट बनाए गए थे। ऐसे कोई केसेस आए थे आपके पास? हाँ सर, अपने पास 2015 में हमने एक एफआईआर लॉन्च करी। उसमें एक 8 केसेस आए हैं जिसमें भोले-भाले स्टूडेंट को, जो बच्चे नर्सिंग कोर्स करते थे, बीएससी नर्सिंग, डीएड कर रहे थे और डिप्लोमा कर रहे थे, ऐसे 8 बच्चों को फंसाया गया कि भाई हम आपको गारंटी देते लाके। अच्छा। क्योंकि गारंटी का ज़माना ऐसा है, गारंटी का मामला ऐसा है कि सगा भाई भी आज गारंटी देने को डरता है कि भाई ये भरता नहीं भरता, जॉब करता नहीं करता, यानी कि ऐसा उसमें। तो गारंटी के तौर पे एक अपने पास 7-8 एजेंट ऐसे थे, मैंने बताया आपको। तो वो उन्होंने जो है बच्चों को भरोसा दिलाया कि हम आपको गारंटी देते। अच्छा। और आप तो इतने दे दीजिए हमारे को। उनसे कुछ 5-5, 10-10 हज़ार का उन्होंने व्यवहार करे, पैसे ले लिए। और कॉर्पोरेशन के अकाउंट ऑफिसर जो है, उनका डुप्लीकेट स्टैम्प, हाँ, एक लैंडस्केप स्टैम्प है, ग्राउंड सील, वो डुप्लीकेट बना के वो पगार पत्रक बनाया उन्होंने। पगार पत्रक बना के हमारे पास सबमिट करे थे 2015 डुप्लीकेट सैलरी सर्टिफिकेट बनाया, हाँ, डुप्लीकेट स्टैम्प बनाए। जी हाँ, और तो सब मालूम पड़ा बाद में? डुप्लीकेट ऑफिस आईडी भी। ओहो! वो ऐसे 8 पेपर बनाए थे उन्होंने। उसमें से 2 का तो इंतकाल 2 साल पहले ही हुआ था जमींदार का। अच्छा। तो उसमें प्राइमरी बेसिस पे हम जब स्क्रूटनी करते तो उसमें देखते हैं कि डॉक्यूमेंट प्रॉपर है कि नहीं। तो 2 पगार पत्रक पे अलग साइन, 2 पगार पत्रक पे थोड़ा मिस में अलग साइन, तो थोड़ा मिसमैचिंग हुआ वहाँ पर। अच्छा। तो उसके तहत हमने एक अकाउंट ऑफिसर को लेटर दिए महानगर पालिका के, क्या आपने ये, आपके पास ये काम को है क्या, आपने इनको सर्टिफिकेट दिया है क्या, सैलरी सर्टिफिकेट। तो वहाँ पे हमको जब मालूम पड़ा तो वो बहुत धक्कादायक था। वो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ थे कि भाई वो उसमें भी ऐसे बदमाशी लोग। हमने जब बच्चों को बात की कि बेटा आपने क्या करे, कहाँ से लाए, क्या लाए, तो मालूम पड़ा उसमें से और एक 5-6 जने का नाम समझ में आया। तो हमने क्रांति चौक पुलिस स्टेशन हमारे एरिया में आता, वहाँ पर सीनियर पीआई थे गोवर्धन कोडेकर साहब, वो अभी एससीपी बोल के रिटायर हुए। तो उनको मिले, उनको रिक्वेस्ट करे, सर ऐसा सब फ्रॉड हुआ है, बच्चों के साथ भी फ्रॉड हुआ। अभी क्या हालात है? अभी एजेंट मतलब ये ब्रोकरशिप एजेंटगिरी खत्म हुई है, अभी चल रही है? नहीं सर, अभी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अभी नहीं। जो स्टूडेंट है वो डायरेक्ट ऑफिस पे आते हैं और बार बार यूट्यूब के ज़रिए से और पेपर के ज़रिए से हम स्टूडेंट को और बेनिफिशियरी को अनाउंस करते रहते हैं, आह्वान करते रहते हैं कि आप डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफिस को कांटेक्ट कीजिए, ब्रोकरशिप हमारे पास चलती नहीं, आप डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, डायरेक्ट आपका काम करा के लीजिए। ये जो एप्लीकेशन करने की डेट होती है, तो ये पर्टिकुलर कोई डेट आप डिक्लेयर करते हैं या साल भर में कभी भी एप्लीकेशन कर सकते हैं? एजुकेशन लोन का ऐसा है, बच्चों के लिए हमने 12 महीने जो है हमारे संचालक मंडल ने जो है हमारे जो चेयरमैन साहब है, हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, इन्होंने डिसीजन लिया है। और हमारे जो सब जो डायरेक्टर्स है, संचालक है, सम्माननीय संचालक है, उन्होंने एक डिसीजन लिया है कि ये एजुकेशन की स्कीम जो है ये 12 महीने हम चलाएंगे, बच्चों को इसमें फ़ायदा होना करके। अच्छा, ये तो हो गई सब एजुकेशन की बात, लेकिन बिजनेस लोन भी काफ़ी कॉर्पोरेशन की तरफ से दिया गया, मनाना फाइनेंस कॉर्पोरेशन की तरफ से। कई मर्तबा ऐसा सुनने में आता, देखने में आता कि आपसे बिजनेस करने के नाम पे लोन लिया जाता, घर बांध लिया जाता, प्लॉट खरीद लिया जाता, गाड़ी खरीद ली जाती। तो ये कहाँ तक सही है?
नहीं सर, वो परसेंटेज जो है बहुत कम है, 10% ओके। ऐसे लोग हैं, लेकिन 90% अपने पास सक्सेस स्टोरी है। ओके। अभी आप देखेंगे 2023 में हमने 312, 2023 से लेके तो 2024 के एंडिंग तक अपने पास कुल मिला के 1980 एप्लीकेशन आए। अच्छा। एक हमने टर्म लोन की स्कीम लॉन्च करे थे, बिजनेस लोन की। बिजनेस लोन की। उसमें प्रॉपर्टी मॉर्गेज कंपलसरी था। आपका 7/12 है, PR कार्ड या नंबर 8 दीजिए आप, और 3 लाख रुपए आप बिजनेस के लिए लीजिए करके। तो सक्सेस स्टोरी है। अभी जो है हमने 312 लोगों को पैसा दिया, तो हमने स्पॉट वेरिफिकेशन किया, माशाल्लाह उनका बिजनेस वैसे चालू है और वो वसूली भी टाइम टू टाइम दे रहे हैं। इसमें वेरिफिकेशन के लिए अब जो ये फंड जो है 95% जो बिजनेस स्कीम है, इसमें 95% दिल्ली से फंड आता है। तो दिल्ली की एक टीम आती है, अच्छा। हर साल आती है। ओके। उनका एक टारगेट रहता है, कभी एजुकेशन या कभी बिजनेस लोन या दोनों मिक्सअप। ऐसा वो वेरिफिकेशन करते, बेनिफिशियरी का यूनिट देखते, अच्छा। उनके घर पे ही आते हैं, उनसे बात करते हैं कि आपको लोन लेने में क्या दिक्कत हुई, आपने फाइल कब डाली थी, कब मिला आपको लोन, आपको क्या दुश्वारी आ रही है, आपको क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, अभी आप वसूली कैसे दे पा रहे हैं, आपको बेनिफिट कितना हो रहा है, आपके हाथ के नीचे अभी कितने बच्चे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है अप्रैल में टीम आई थी, 4 जने की टीम थी दिल्ली से। उसमें जो है सीनियर ऑफिसर थे दिल्ली के, जो फंडिंग हमको दिल्ली से देते हैं, केंद्र सरकार की टीम थी वो, NMDC की। तो वहाँ से आई थी, तो उन्होंने स्पॉट वेरिफिकेशन किया। तो अपने पास जो है उन्होंने तालुका लेवल पे, गांव लेवल पे गए, वहाँ पर देखे, वहाँ पे बिजनेस उनका स्टाफ है, बच्चे जो लाभार्थी है वो बिजनेस भी अच्छा कर रहे हैं माशाल्लाह से, और टाइम टू टाइम हमारी वसूली भी दे रहे हैं। अपने पास कॉर्पोरेशन में कितने लोगों का स्टाफ है? क्या वो फुलफिल कर पाते हैं, आप उतना हो पाता है, या फिर और स्टाफ की जरूरत है आपको? सर 2015 से लेके 2019 तक मैं एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर बल के था, और एक सिपाही भी मेरे हाथ के नीचे था, पीयून बल के। ओके। तो 2019 के बाद हमने रिक्वेस्ट कर करके हमने एक क्लर्क लिए है। ओके। वो दोनों बच्चे डेली वेजेस पे, लेकिन उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। अच्छा, तो लेकिन आपको जरूरत है स्टाफ की? स्टाफ के थे सर, ये काम तो 7 जनों का है। हाँ। एक फाइल है, अब 1980 फाइल आई, हाँ। एक फाइल है, एक फाइल पे डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के 17 साइन है। ओह। उन्हें जितने डॉक्यूमेंट देंगे फाइल में, हर एक पेज को वेरीफाई करना है आपको, और उसके ऊपर सिग्नेचर करना है, और वो एक फाइल को तकरीबन 12 से 15 मिनट लगते हैं। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास आते हैं, आप उसको क्रॉस चेक कैसा करते हैं? अब जैसे आप खुद कह रहे हैं कि बोगस सैलरी सर्टिफिकेट मिल गया था, बोगस ID कार्ड मिल गया था, तो वो चीजें सामने आने के बाद फिर अब आप क्रॉस वेरिफिकेशन का क्या प्रोसेस है? सर उसमें कैसा है, वो ये जो बिजनेस लोन में या एजुकेशन लोन में जो वो इनकम सर्टिफिकेट और नेशनलिटी सर्टिफिकेट देते, ये तहसील ऑफिस से मिलता, उनका बारकोड रहता। तहसील ऑफिस की एक वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसमें बारकोड डाल दे आप, तो उसमें नाम समझ में आता कि अभी ये इनका है करके वेरिफिकेशन। और एक जो फखर पत्रक पे, सैलरी सर्टिफिकेट पे, या गवर्नमेंट सर्वेंट के अलावा अपन जो प्रॉपर्टी मॉर्गेज लेते हैं, अगर 7/12 है, 7/12 भी ऑनलाइन है। अगर उसने प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है, बोझा चढ़ा है तलाठी ने, और वो लाभार्थी वहाँ पर जाके तलाठी को बातचीत करके कन्वर्शन करके बोझा चढ़ा है, तो आप अगर ऑनलाइन पे ऑफिस में बैठे बैठे आप वेबसाइट पे, 7/12 की वेबसाइट पे गट नंबर डालेंगे, तो आपको समझ में आता है कि इसका बोझा चढ़ा है कि नहीं चढ़ा है। अगर चढ़ा है तो वेरीफाई करके हेड ऑफिस भेजते हैं, फिर उसका आगे का प्रोसेस हेड ऑफिस करता है। बिजनेस लोन की लिमिट्स कितने से कितने तक देते हैं मिनिमम? वैसे सर बिजनेस लोन की स्कीम तो 1 लाख से लेके तो 20 लाख 30 लाख तक है, लेकिन 3 लाख से ऊपर अभी फिलहाल में फंडिंग की वजह से नहीं दिया है। अच्छा, और उसका रीपेमेंट का क्या शेड्यूल है? उसका सर, उसको 5 ईयर देते, हर महीने उसका इंस्टॉलमेंट 8% से देता है उसको। नहीं, जिस दिन आप देते हैं उसके नेक्स्ट मंथ से शुरू होता है, या फिर नहीं, अमाउंट समझो जनवरी में गया तो अप्रैल से इसका 3 महीने रुक कर, ओके, हाँ, पहला 3 महीने में वो इंस्टॉलमेंट सेटअप कर ले, जी हाँ, और फिर उसके बाद वो अपना इंस्टॉलमेंट शुरू कर दे। यस। और उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है। 8% जी। एजुकेशन का 3%। एजुकेशन का 3% है। और अक्सर कई सारे मंडलों में, कॉर्पोरेशंस में जो गवर्नमेंट के होते हैं, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, वहाँ सब्सिडी एक इशू होता है, सब्सिडी मिलती है। अपने पास कोई सब्सिडी का प्रोविजन नहीं सर, रेट ऑफ इंटरेस्ट से ये 3% होने की वजह से एजुकेशन में थोड़ा इसमें सब्सिडी नहीं है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से ये सब्सिडी का इसमें संबंध नहीं है। जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं आपके, या फिर रूलिंग पार्टी होती है, आपको रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट की तरफ से फंड्स मिलते हैं, तो क्या इनके नेता भी प्रेशर डालते हैं आपके ऊपर? नहीं सर, प्रेशर नहीं, बात तो होती रहती सर, प्रेशर तो फ़ोन कॉल्स आते रहते हैं, लेकिन हमको जो है प्रायोरिटी पे जो है देखना है कि सीनियरिटी देखना है, वो एलिजिबल है, पात्र है, क्या पात्र है वो देखना है। हम दिन भर जो है तो सबके सुन लेते, सवेरे 10 बजे से लेकर 6 बजे तक सबको सुन लेते, लेकिन हमको वो तो डॉक्यूमेंट नॉर्म्स के हिसाब से करते हैं। हाँ, नॉर्म के हिसाब से, नियम अटी के हिसाब से ही करना पड़ता।
अच्छा, कभी मीटिंग्स वगैरह होती हैं मंडल की, कॉर्पोरेशन? हाँ, ज़ूम बैठक होती है, फिज़िकल भी बैठक होती है। अच्छा। हाँ, रिकवरी की बैठक होती है हुँ। और तो इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं बार-बार, आपको आगे क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन-सी स्कीम लॉन्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कैसा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बैठक होती रहती है। ओवरऑल अभी कॉर्पोरेशन का अगर हम ऐसे औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो कैसा परफॉर्मेंस है? सर अभी अच्छा है, एवरेज है या बहुत अच्छा है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है सर, एवरेज अच्छा है। अच्छा। हाँ जी। अब चूँकि आप बहुत नीचे से मेहनत करते इस मकाम पे पहुँचे, आगे कहाँ जाने का इरादा है? क्या यहीं रुकना है? नहीं, अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह में जहाँ लग जाएँगे आप देखेंगे। हाँ, नहीं मैं अपने व्यूअर्स को बता दूँ कि ज़हीर शेख एक ऐसा नौजवान है औरंगाबाद का जिसने बहुत मेहनत करने के बाद इस मकाम पे पहुँचा है और ये एग्ज़ाम्पल्स हैं उन लोगों के लिए जो अपने मुस्तक़बिल में अपने फ्यूचर को कुछ करना चाहते हैं लेकिन सब्र और कंसिस्टेंसी यानी पेशेंस और कंसिस्टेंसी के साथ आप अगर कोशिशें करते हैं तो कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमती है। एक ऐसे मकाम पर पहुँचना जहाँ सरकारी स्कीम्स को, गवर्नमेंट स्कीम्स को लोगों तक सही-सही पहुँचाना, कई सारे बेनिफिशियरीज़ को उनका हक दिलाना और कई सारे स्टूडेंट्स को अपने करियर को बनाने में बनाने के लिए जो फाइनेंस की सबसे अहम ज़रूरत होती है, उसे पूरा करना। तो ये तमाम काम ज़हीर शेख साहब कर रहे हैं और बिलाशुबा ज़हीर शेख साहब के अपने वालिदैन की मेहनत और तरबियत का नतीजा है कि वो इस मकाम पर पहुँचे। ये एक आम सा लड़का आज माशाल्लाह सैकड़ों स्टूडेंट्स के लिए एक ज़रिया साबित हो रहा है कि वो अपने करियर को एक कामयाब करियर बना सके। तो एक अहम कड़ी के तौर पर ज़हीर शेख साहब जो है तो अपना रोल प्ले कर रहे हैं सोसाइटी के अंदर और मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ये एक अधिकारी है, भले ही ये बहुत सारी बातें ऑन कैमरा नहीं कहते, ऑफ कैमरा भी नहीं कहते हैं, लेकिन जितना बहैसियत जर्नलिस्ट मुझे जितना समझता है, तो और ज़्यादा इसका एक दायरा बढ़ाने की ज़रूरत है स्टेट गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो फंड्स रोके जा रहे हैं, उसे भी फंड उन फंड्स को भी प्रोवाइड करने की ज़रूरत है। जैसे मोदी जी नारा लगाते हैं कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन को भी विकास की ज़रूरत है, उसे भी अपने साथ लेने की ज़रूरत है और उसी के साथ चलने की ज़रूरत है कि तो देश का एक बड़ा तबका जो है तो कहीं न कहीं इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस की वजह से पसमानदगी की तरफ जा रहा है और एक अच्छा इनिशिएटिव कांग्रेस गवर्नमेंट ने लिया था जिसे और ज़्यादा स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है और ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है। तो जितनी ज़िम्मेदारी ये ज़हीर साहब की है कि वो लोगों तक पहुँचाए इन स्कीमात को, इन स्कीम्स को, उतनी ही ज़िम्मेदारी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की भी बनती है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स प्रोवाइड करे ताकि ऐसे ऑफ़िसर्स, ऐसे ईमानदार ऑफ़िसर्स लोगों तक जो है तो उन स्कीम्स को पहुँचा सके। तो ये एक पॉडकास्ट हमने आपके लिए शूट किया था, हमारा मकसद यही था कि हम मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए उन स्टूडेंट्स तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, आपकी गरीबी कभी भी आपके एजुकेशन हासिल करने में रोड़ा आप नहीं डाल सकती है। कोई आपको परेशानी सिर्फ़ आपकी गरीबी एक परेशानी साबित नहीं हो सकती है। आप अगर चाहते हैं कि आप अपना एजुकेशन कंप्लीट करें और एक अच्छा करियर बनाएँ, तो मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के ज़रिए आप फाइनेंशियल हेल्प ले सकते हैं। उसकी अपनी कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पूरा कीजिए और अपना करियर बनाने के बाद उस लोन को ज़रूर रीपेमेंट करें। आमतौर से एक रुझान ये होता है कि बस लोन मिल गया फिर आप कौन और हम कौन। तो इस ख़्याल को और इस एहसास को ख़त्म करें और अपना रीपेमेंट वक़्त पर करें ताकि आपका रीपेमेंट किया हुआ जो अमाउंट है वो किसी और के काम आ सके। तो यही कुछ गुज़ारिशात के साथ और यही कुछ इन्फॉर्मेशन के साथ आज ज़हीर शेख साहब के साथ मुलाकात करने का मौका मिला। उम्मीद है कि आपको हमारा पॉडकास्ट ज़रूर पसंद आया होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन के से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ। औरंगाबाद में ज़हीर साहब आपके ऑफ़िस का एड्रेस आप बता दें हमारे व्यूअर्स को, स्टूडेंट्स को कि वो कहाँ आकर अप्रोच हो सकते हैं या आपका कोई मेल एड्रेस या ईमेल आईडी आप बता दें, तो हम अपनी स्क्रीन पर भी उसको बता देंगे। 4th फ्लोर फेडरेशन की बिल्डिंग, जूना मुंडा जाफर गेट, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के सामने, औरंगाबाद। एक आखिरी आपका कोई पैगाम स्टूडेंट्स के नाम? अ, जो स्टूडेंट जो है पढ़ाई करना चाहते हैं लेकिन फैमिली इकोनॉमिकल कंडीशन खराब वीक होने की वजह से वो पढ़ नहीं पा रहे, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि वो मौलाना आज़ाद फाइनेंस कॉर्पोरेशन में आप जो है आइए, इंशाल्लाह प्रॉपर आपको रहबरी की जाएगी।